हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ना कुछ केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके थोड़े से इतिहास के बारे में अगर बात कर लें तो ठीक रहेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते ही क्यों हैं, हमारे लिए केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बना क्यों है, पहले इसको क्या कहा जाता था। लेकिन वो सारी बातें आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर पहले 2 पेजेस के अंदर मिल जाएंगी। आई होप आप उनको पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ आपको उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे। हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन एक बार कर लेते हैं हमारी इस क्लास के अंदर। इन रियल साइंस जो है वो क्या है, उससे पहले अगर हम ये समझें तो सही रहेगा कि जो साइंस है वो क्या है। बच्चों, हमारी डेली लाइफ के अंदर ना बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैं ये कहूँ ना अब कि बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे काम हैं जो साइंस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो घर में बनाने वाली चाय से लेकर के नासा के अंदर होने वाले एक्सपेरिमेंट, ये सभी जो चीज़ें हैं ये साइंस से ही तो रिलेटेड हैं। अब साइंस का सिंपल एक मकसद रहा है कि किसी भी ह्यूमन काइंड की जितनी भी क्या है ज़रूरतें हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको एक कंफर्ट जोन में लाना, मतलब हमारी नीड को क्या करना, अच्छे से पूरा करना, यही साइंस का मतलब है। ठीक है ना। हमारे चारों तरफ की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, इसमें जो जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो सारे के सारे किस में कंसिडर किए जाते हैं, साइंस के अंदर। तो मैं कहूँ कि साइंस हमें बेटर बनाने के लिए है, साइंस हमें कंफर्ट जोन में लाने के लिए है, साइंस हमें कुछ नया सिखाने के लिए, नया सीखने के लिए है, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। समझ में आई बात है। और उसके बाद आता है साइंस की ब्रांच के बारे में, जिसमें से एक ब्रांच है फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना, और एक ब्रांच क्या है साइंस की, केमिस्ट्री। और साइंस की जो थर्ड ब्रांच है, मतलब जितना भी हमारा सराउंडिंग है वो 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक क्या है, बायोलॉजी, और एक जो है वो क्या है हमारे पास, बोटनी और जूलॉजी है। ठीक है ना, बोटनी और क्या है, जूलॉजी। मैं इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये साइंस के बारे में नहीं है, हमें पढ़ना था बेसिक कंसेप्ट। तो केमिस्ट्री हमारे वैसे चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए कि ये है क्या इन रियल जो चीज़ें हैं। तो साइंस क्या है वो तो आपको पता है कि सर कुछ भी जो हम देखते हैं ना वो साइंस है, चाहे वो हमारे देखने से रिलेटेड हो, है ना, वो साइंस पे मतलब क्या करता है, डिपेंड करता है। पंखे का चलना, लाइट का चलना, एवरीथिंग दैट इज साइंस। अब वो साइंस जो है वो 3 ब्रांच में देखी गई है। वो सांस लेने से रिलेटेड होना तो भी साइंस है, वो किसके अंदर पढ़ी जाती है, बायोलॉजी के अंदर। अब फिजिक्स क्या है, वो टर्म है जिसके अंदर हम किसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैटर के बारे में। फॉर एग्जांपल कि जो फिजिकल चेंज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो किस में पढ़े जाते हैं, फिजिक्स के अंदर। बट मैं तो फिजिक्स टीचर नहीं हूँ ना, आई एम केमिस्ट्री टीचर। अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो क्या है, मैटर। मतलब कि मैटर जो है, जो भी हम देखते हैं उसमें क्या चेंज आए, कैसे चेंज आए, फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हो, उस मैटर के बारे में, चाहे उसकी कंपोजिशन हो कि वो बना कैसे है, चाहे उसकी स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज हो, ये सारी चीज़ें पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। समझ में आई बात है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। और इसमें क्या है आपके पास, लिविंग थिंग्स के बारे में जितना भी आप पढ़ोगे वो किस में है, बायोलॉजी के अंदर। तो साइंस के बारे में बस इतना ही, हम जो है वो अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है केमिस्ट्री, कि इन रियल केमिस्ट्री क्या है। बच्चों, आज से बहुत हज़ारों साल पहले ना केमिस्ट्री को हमारे वेद पुराण के अंदर रस विज्ञान, रसायन ज्ञान, रस शास्त्र, इन नामों से जाना जाता था। मतलब इसका ओरिजिन आज का नहीं है। हाँ, ये फिजिक्स से काफ़ी बाद में जो है वो हमारे सामने आई। मतलब अब जो है वो रिसर्च मैक्सिमम जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिक्स इन दीज डेज, रीज़न क्योंकि फिजिक्स के अंदर जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं वो एक एंड टाइम तक आ चुकी हैं, क्लियर। लेकिन अगर मैं ये फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री का तो रिसर्च कुछ ही साल पहले शुरू हुआ। इसका मतलब हमें इसके बारे में जानना, एटम के बारे में जानना, उनकी कंपोजिशन के बारे में जानना अभी भी क्या है, बाकी है। दैट मीन्स कि केमिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इजी भी है, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी इजी चैप्टर है, बस हमें क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है, क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है।
मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस का जो हमें किसके बारे में, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ये मैटर कैसे बना है और उसके अंदर किस प्रकार से किन कंडीशंस पर क्या आते हैं, ये चेंज आते हैं, उनके बारे में। दैट मीन्स कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, with its composition, मैटर की कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, कि वो बना कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है, विद इट्स कंपोजिशन एंड क्या है इसके बाद, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है, एंड आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का वो ब्रांच है जो क्या करता है, डील करता है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है बात ये? और इसके अंदर जो चेंज आते हैं, दैट मीन्स कि वो डिफरेंट वो कंडीशंस एंड लॉज एंड आल्सो द चेंजेस or the laws of the क्या है ये, properties of matter and also the laws under which these changes comes। क्लियर है कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का वो ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो कि मैटर क्या है, इसमें वो चेंजेस जो आए हैं उसकी चेंजेस के बारे में जो लॉज बनाए गए हैं वो क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या है हमारे पास केमिस्ट्री है। और अगर मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो भी सही है। साइंस इज द केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ किसकी है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स कि अगर मैं ये पढ़ूं कि कोई एटम और मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ये पढ़ूं कि कोई एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर किस प्रकार से क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास केमिस्ट्री है। और इसीलिए पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री साइंस कहा जाता था। रीजन, क्योंकि एवरीथिंग, चाहे वो इसके लॉज हो, कंडीशन हो, प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी चीजें हो, वो सारी की सारी जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसका मतलब कि केमिस्ट्री जो है वो एटम और मॉलिक्यूल के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर कुछ पढ़ूंगा केमिस्ट्री के अंदर, जब भी, चाहे वो सीनियर क्लासेस हो, लोअर क्लासेस हो, हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब हमारे पास एक और क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है ना, आपको वो डेफिनेशन एनसीईआरटी में मिल जाएगी कि क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब कि एक एटम और मॉलिक्यूल किसी दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, कंपाउंड जो है वो खुद को केमिकल चेंज के अंदर कैसे लाता है, केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, वो सारी ही चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री है। काफ़ी सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि हमें मैटर के बारे में पढ़ना है। क्लियर है बात बच्चों ये कि केमिस्ट्री क्या है, मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी मैटर और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ो। अब बात तो दिमाग में आएगी कि सर हम पढ़ते ही क्यों हैं केमिस्ट्री, तो आइए हम थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं। बच्चों, आज से बहुत साल पहले की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं थी जितनी आज है। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, और इसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है। और वो क्या है,
कि केमिस्ट्री ने हमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें दी है जो क्या करती है हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन को, हमारे जो फसलें हैं इनको क्या करती है, एग्रीकल्चर जो है इनको ज़्यादा सक्सेस बना रही है। क्लियर बात है? दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है केमिस्ट्री का। आफ्टर दैट फूड प्रिजर्वेशन की बात कर लीजिए आपकी, जो पहले था खाना जो था वो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, लेकिन आज कर पाते हैं, केमिस्ट्री के कारण है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो पहले कुछ साल ही पहले की बात कर लो, कैंसर जैसी बीमारियों को महामारी बोल करके उनके इलाज नहीं हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज हमारे पास सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल नाम की दवाइयाँ बना दी गई हैं, है ना, ऐसी ड्रग्स बना दी गई हैं जो किसके लिए, कैंसर के लिए यूज की जाती है। एजिडोथायमिडिन, AZT जिसको बोलते हैं, जिसका यूज किसके लिए करते हैं, एड्स की मतलब डिजीज के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्योर करने के लिए यूज करते हैं। किसके कारण हो पाया, केमिस्ट्री के कारण। इसका मतलब केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमें क्या कर रही है, दिन ब दिन कंफर्ट बनाने में प्रयत्न कर रही है। अब बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लो, उसमें भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज किया जाता है ना, साइंस का यूज किया जाता है। चाहे आप किसी भी कंफर्ट जोन की बात करो, हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली किसी भी चीज की बात कर लो, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। चाहे वो सप्लाई ऑफ क्या हो, फूड हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, किसके बारे में, सैनिटेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, और दिन ब दिन हमारे जो कंफर्ट या प्लेजर जोन है उसको सही करने के बारे में हो। एवरीथिंग जो है वो क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों केमिस्ट्री, कि सर हम ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें और उससे अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ें कि कैसे वो चेंज होते हैं, तो ये केमिस्ट्री है। कि सर अगर हम ये देखें कि किसी मैटर के अंदर किस प्रकार से कंपोजिशन के अंदर कैसे चेंज आता है, कि मैटर बना कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही क्या है, केमिस्ट्री है। क्लियर है बच्चों बात ये? तो मैंने ना काफ़ी बार बोला कि मैटर मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, इसके अंदर मैटर है। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक यही होगा कि मैटर क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे और हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। वैसे 9th क्लास और 11th क्लास जो है ना, उसके अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या हैं, आपको 9th क्लास के मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर भी आप देखना कि हम 11th क्लास में उनको कौन से लेवल पे करते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास किसके बारे में, मैटर के बारे में। पहले हम ना क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कि आप ना इस डायग्राम जो भी मैं बनाने वाला हूँ इसको आप नोट कर लेना कि क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे पास मैटर है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है ना। वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एनीथिंग जो क्या करती है, मास ऑक्युपाई करती है, उसे क्या कहते हैं, आप मैटर कहते हैं, ठीक है ना। मैटर को बच्चों क्या करते हैं, हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। तो एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक क्या है आपके पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर। और एक है आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद क्या है आपके पास, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब मैटर को दो टाइप से क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकली एंड क्या होता है, केमिकली। आफ्टर दैट फिजिकल क्लासिफिकेशन फिर से कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। मतलब जो हमने पढ़े थे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। मतलब जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है वो क्या है, मैटर के ही टाइप हैं, लेकिन कौन से बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के क्या हैं, टाइप हैं। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास किसके बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, कि केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। तो बच्चों केमिकली चीज़ों को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, कि या तो वो चीज़ें क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंस होती हैं, या तो वो क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंस होती है, क्लियर। या फिर उन्हें कहा जाता है मिक्सचर्स, या फिर वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। मतलब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का वो 2 टाइप का है, या तो वो प्योर सब्सटेंस मिलेंगे आपको, या फिर क्या मिलेंगे आपको, मिक्सचर मिलने वाले हैं। अब बात ये है कि जो प्योर सब्सटेंस है, फिर से आगे अब तो बोलोगे कि सर आप तो टाइप से टाइप बता रहे हो। करेंगे बेटा, एक एक करके करेंगे हम इनको, हर एक टाइप को करेंगे। कि जो प्योर सब्सटेंस है ये फिर से 2 टाइप का है। जो पहला है एलिमेंट्स। अब आई ना बात जो पहले की थी हमने 9th क्लास में, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या है कि हमारे पास
कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लियर बच्चों बात ये कि एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर फिर से दो टाइप का है। एक मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस, एक को क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है बच्चों वो है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि होमोजीनियस सेम टाइप के एंड हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप के। बाकी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हमने देखा कि सर फिजिकल क्लासिफिकेशन है, क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसके बाद क्या है सॉलिड लिक्विड गैस है। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि या तो प्योर सब्सटेंस होते हैं केमिकली या फिर वो क्या होते हैं मिक्सचर होते हैं। अब फिर हमने देखा कि मिक्सचर जो है वो क्या है या तो होमोजीनियस होता है और या क्या होता है हेट्रोजीनियस होता है। और इसके बाद जो कंपाउंड है इसके भी कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं कि या तो कोई कंपाउंड जो है वो क्या हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है। और इसके बेस पे केमिस्ट्री भी बना दी गई है नई एक कि मैं ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनसे रिलेटेड अगर पढ़ता हूँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ता हूँ तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और दूसरे हैं आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन जो भी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा मैटर डायग्राम, मतलब मैटर क्या है पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, कितने कितने टाइप के जो हैं वो इनके क्लासिफिकेशन हैं, क्या क्या इनके टाइप्स हैं। तो आइए हम इनको डिटेल से करते हैं कि वो चीज़ें क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर से, ठीक है ना बच्चों, कि मैटर जो है वो क्या है। तो हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर। इस डायग्राम को वीडियो को पॉज करके यहीं से आप अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेना कि मैटर क्या है, नेचर ऑफ मैटर का हेडिंग डाल करके। इससे पहले की जो इंपॉर्टेंस की जो बातें थी या जो भी है वो है तो हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है बातें, वो सिर्फ जो है वो हमें कुछ बताने के लिए है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारे पास नेचर ऑफ मैटर। वैसे आपको मैं नोट्स दे दूंगा इस पूरी चीज़ के। अब उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है मैटर के बारे में, ठीक है ना। अब 9th में क्या पढ़ा था कि सर मैटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जिनका क्या होता है कोई मास होता है या जो क्या करती है स्पेस ऑक्युपाई करती हैं उनको क्या कहा जाता है मैटर कहा जाता है। तो देखिए क्या है मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग which occupy space which have mass and occupy space कि जो स्थान घेरती है and अब ये देखना and can be felt with any of our sense organs। मतलब कि नेचर के अंदर मैटर जो है वो क्या है कि हर एक चीज मैटर है जिसका क्या होता है खुद का मास होता है और जो क्या करती है स्पेस ऑक्युपाई करती है। और उस चीज को भी मैटर कहते हैं जो क्या करते हैं जिसमें से हम हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है ना, फॉर एग्जांपल जो नोज है, ईयर है ना, इन जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है इनमें किसी भी एक दो कितने भी सेंस ऑर्गन से अगर हम इनको क्या कर सकें फील कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एयर फील की जा सकती है कि नहीं। ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये जो दीवार है, ये जो मार्कर है इसका सॉलिड है ना, इसकी जो इंक जो चल रही है, तो मतलब वो सारी चीजें जिनको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सीधी सीधी बात, उन सभी को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, उनको मैटर कहते हैं। क्लियर है ना बच्चों बात ये कि नेचर क्या है मैटर का, मैटर वो है हर एक चीज को क्या कहते हैं अपन मैटर कहते हैं जिसमें आपको ये चीजें जो है वो दिखाई दे। मतलब या तो वो आपको क्या हो आप उनको फील कर सको या फिर जो चीजें क्या करती है स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, हर एक चीज मैटर है। क्लियर। तो इसके बाद है क्लासिफिकेशन कि मैटर का क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप में किया था। सबसे पहला टाइप है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन। बोर्ड पे आप ज़्यादा काम जो है वो समझने वाला ही करना, ठीक है ना, मैक्सिमम पोर्शन आपको समझना ही है कि बोला क्या जाता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है।
फिजिकली क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है उसकी आइडेंटिटी में चेंज किए बिना। द प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, द प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर्ड, जिनको क्या किया जा सकता है, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। द प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं, किसके बेस पे बेटा, है ना, क्या लिखा हमने, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, विदाउट चेंजिंग दी आइडेंटिटी ऑफ मैटर, कि मैटर की आइडेंटिटी चेंज किए बिना, मतलब मुझे उसमें कोई चेंज नहीं करना है और फिर भी जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बता देते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जिसके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, ये सारी की सारी जो है ना, ये मतलब हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ले कि कोई किसी चीज़ को दबाया जा सकता है, ये सारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है क्लासिफिकेशन मैटर का, जो कितने टाइप का है, सॉलिड, उसके बाद क्या है, लिक्विड, और उसके बाद क्या है, गैसेज। क्लियर बात बच्चों ये? तो आइए पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा अब तक कि मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकली एंड केमिकली। और फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो किन पर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिनको किसी मैटर की आइडेंटिटी चेंज किए बिना क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर बच्चों बात ये? जैसे कि कलर की बात कर लो, कलर भी होता है, वो भी क्या एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं अब किसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, जो किसके टाइप हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के टाइप हैं। क्लियर? तो ये कहोगे सर हमने ये तो 9th में पढ़ा था कि हर एक चीज़ जिसका क्या होता है, डेफिनाइट मास, डेफिनाइट वॉल्यूम, रटे रटाई हमारे पास डेफिनेशनें पढ़ी हैं बहुत सारी, किसके बारे में, लिक्विड और गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में, लेकिन 9th में तो नहीं है ना, हम किस में, 11th में। तो आइए मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। एक हमने पढ़ा था 9th क्लास में मैटर के बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, याद है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो किसका मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, टिनी पार्टिकल से। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा जाता था, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। क्या बोलते थे बच्चों इनको आप, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स बोलते थे, जो क्या हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। याद है ना बातें? नहीं है तो भी करेंगे हम इसमें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन एक बात थी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। फिर यहाँ से डेफिनेशन बनी सॉलिड की। क्या था सॉलिड, जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसे क्या कहा गया, सॉलिड। उसके बाद डेफिनेशन बनी किसकी, लिक्विड की, कि जिनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा क्या होता है गैप होता है, मतलब जो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको क्या नाम दिया गया, लिक्विड। और उसके बाद बारी आई किसकी, गैस की, जिनके पार्टिकल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं और बिल्कुल फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं, काफ़ी फास्टली भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनको क्या कहते थे हम, गैस कहते थे। लेकिन मैं आपको वो डेफिनेशन नहीं रटवाने वाला एक बार, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, डीपली पढ़ना है, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है। कभी ये सोचा हमने ये तो पता है कि सर ये पार्टिकल पास पास आ गए तो मतलब बीच में जगह नहीं है, मतलब इसको दबा नहीं सकता, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, है ना, और इसके पार्टिकल्स जो है पानी की तरह चलते नहीं है, मतलब ये हार्ड है, रिजिड है, ब्रिटल होता है, ये होता है, वो होता है। वो तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना हमने, किसके कारण पड़ी थी, कि पार्टिकल्स पास होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या कभी ये रीजन आया, दिमाग में आया कि सॉलिड सॉलिड होते क्यों हैं, कि पार्टिकल्स पास में ही क्यों होते हैं, दूर क्यों नहीं होते किसी सॉलिड के पार्टिकल,
ये तो बात बनती है ना। जैसे हमने पढ़ा कि गैस क्या होता है सर, कमरे में छोड़ दो गैस को, पूरे कमरे में हो जाते हैं 5-7 पार्टिकल हो, चाहे वो कितने ही हो। कारण तो पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है पूरा कमरा भर जाता है। तो कारण तो देखना चाहिए हमें, वो तो सीखना पड़ेगा ना कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतना दूर क्यों है उसमें, या जो पार्टिकल सॉलिड के हैं वो इतने एक दूसरे के क्लोज क्यों होते हैं। क्लियर है ना बात ये। तो हमने क्या देखा कि मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स का बना होता है। क्लियर। लेकिन 9th क्लास में आपको एक चीज बताई गई थी कि इन्हीं टिनी पार्टिकल्स के बीच में लगती है एक फोर्स। क्या लगती है? एक फोर्स लगती है, जो फोर्स कौन से नेचर की होती है बच्चों? अट्रैक्टिव नेचर की। अब बस हम इसी के बेस पे इनका रीजन ढूंढ लेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है। हमने क्या देखा कि मैटर जो है वो किसका बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो सर डेफिनेशन तो पता है सॉलिड लिक्विड गैस की। तो अब हमें ये सीखना है, देखना है कि लिक्विड लिक्विड क्यों है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, और जो गैस है वो गैस ही क्यों होती है। तो इसके लिए फैक्टर जो है बेटा वो 2 हैं। एक होता है इंटरनल फोर्सेस, एक क्या है? इंटरनल फोर्सेस। और जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। 2 पॉइंट सीख गए तो नई डेफिनेशन जान लोगे सॉलिड लिक्विड गैस की। ठीक है ना। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है, ध्यान दो इधर। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या हैं? सॉलिड के पार्टिकल हैं। हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव नेचर की क्या होती है? फोर्स लगती है। अट्रैक्टिव नेचर की क्या लगती है? फोर्स। मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। ध्यान दो कि पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्या आ जाएंगे? पास। लेकिन कब आएंगे? व्हेन स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन देम। क्या करती है? अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो ना? जैसे कि मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, मतलब वो पार्टिकल जिससे मिलकर के व्हाइट बोर्ड बना है। मार्कर, इंक, हर एक के खुद के क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोला कि इंटरनल फोर्सेस का पता नहीं, लेकिन किसी भी मैटर के पार्टिकल्स बीच में एक अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स लगती है। और सॉलिड वो होता है जिसमें ये फोर्स काफी ज्यादा क्या लगती है? स्ट्रॉन्ग लगती है। और इसी फोर्स को नाम दिया जाता है बेटा क्या? इंटरनल फोर्सेस का। मतलब द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, कि वो फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के अंदर लगती है, बीच में लगती है, उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? क्या बोलते हैं उसे अपन? इंटरनल फोर्सेस का नाम देते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर किसी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ये फोर्स सबसे ज्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। तभी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर गैस की बात करें तो गैस में इंटरनल फोर्सेस, गैस में कौन सी? IF। इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं? काफी ज्यादा वीक होती हैं। इसलिए वो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच नहीं पाते और काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है ना। लेकिन फिर एक दिमाग में बात आई कि चलो सर मान लिया स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है, इसके कारण वो क्या होते हैं? पार्टिकल पास और दूर होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वीक कैसे हो जाती है? कुछ समझ में आई कि स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक कैसे हो गई? पार्टिकल तो पार्टिकल है ना। तो गैस के पार्टिकल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि उसके बीच में फोर्स जो है वो वीक हो गई? या स्ट्रॉन्ग में ऐसा क्या जो है वो चमत्कार हो गया कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या लगती है? स्ट्रॉन्ग लगती है। तो हमें रीजन तो देखना पड़ेगा। क्लियर। तो फिर उसके बाद आई चीज क्या? थर्मल एनर्जी। अब ये क्या है वो देखो, ध्यान दो इधर कि ये पार्टिकल्स थे सॉलिड के, जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे थे। और इसी कारण सॉलिड सॉलिड है। मानते हो ना? इसी कारण तो सॉलिड क्या है? सॉलिड है। मतलब पार्टिकल्स पास में है। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स थोड़ी सी वीक होती तो इसका मतलब वो क्या होता? लिक्विड होता। ठीक है ना। अंटिल वो क्या होता? गैस होता। काफी ज्यादा वीक फोर्स होती। तो अभी मैंने बात किया है थर्मल एनर्जी का। आपने 9th में सीखा था ना कि हीट देने पर, टेम्परेचर देने पर स्टेट बदल जाता है। मतलब सॉलिड बदल जाता है किसमें? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड बदल जाता है किसमें? टेम्परेचर देने पर बच्चों गैस के अंदर बदल जाता था। तो उससे क्या होता था? अब देखो, मान लो ये सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स पड़े थे, मैंने इसे क्या किया? हीट किया।
हीट का मतलब थर्म, और दैट मीन्स कि हमने इसे क्या किया है, थर्मल चेंज दिया है। थर्मल चेंज का मतलब टेम्परेचर हमने क्या किया है, चेंज किया है। और जब मैं टेम्परेचर देता हूँ, टेम्परेचर चेंज करता हूँ, मान लो मैंने इसे गर्म किया, इस पार्टिकल के पास क्या आएगी बच्चों, एनर्जी आएगी, आएगी ना। हर एक पार्टिकल के पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे थे, मतलब ये दूर नहीं जा सकता था, कारण क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या थी, कम। लेकिन अब मैंने टेम्परेचर दे करके इसे क्या दे दी, एनर्जी दे दी। तो वही तो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो किसी पार्टिकल के पास दी जाती है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज करके। तो अब क्या होगा कि अगर पहले कम थी तो अब तो मैंने इसे एनर्जी दे दी, और अगर मैं एनर्जी दे दूंगा तो वो क्या कर सकता है, इस फोर्स को तोड़ सकता है। मतलब दो बंदे हैं, एक के पास एनर्जी कम, दोनों के पास एनर्जी कम है, अगर हम क्या करते हैं, इनको एनर्जी दे दें कहीं से किसी भी रूप में, तो वो क्या कर लेंगे, इस फोर्स को तो तोड़ देंगे, जो उनके बीच में अट्रैक्शन की क्या थी, फोर्स थी। और अगर फोर्स हो गई वीक तो पार्टिकल्स थोड़े से और क्या चले जाएंगे, दूर, और ज़्यादा टेम्परेचर देने पर और क्या हो जाएंगे, दूर। और पार्टिकल जैसे जैसे दूर होते रहेंगे उनका क्या बदल जाएगा, स्टेट बदल जाएगा। सॉलिड से क्या आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड से क्या आ जाएगा, वो गैस के अंदर। मतलब दो चीज़ों पर टिका हुआ है बेटा पूरा मैटर। पूरा मैटर जो है वो इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अगर किसी चीज़ को सॉलिड रहना है तो उसे अपने पार्टिकल्स के बीच की थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल्स को दूर कर देती है। क्लियर। और अगर किसी को सॉलिड रहना है तो उसे अपनी इंटरनल फोर्सेस को क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। समझ में आई ना बात, ये कि जो फोर्स उनको खींच के रखती है वो ज़्यादा है और जो फोर्स उनको दूर करती है वो कम है, तो मतलब पार्टिकल तो पास होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे। और वहीं पर अगर थर्मल एनर्जी इतना ज़्यादा कर दूं कि पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाए, मतलब उनकी IF इंटरनल फोर्स, खींचने वाली फोर्स क्या पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, गैस बन जाएगा। तो अब बताओ वो डेफिनेशन करेंगे क्या, कर तो लेंगे हम, लेकिन क्या वही एक डेफिनेशन है हमारे पास सॉलिड की। हम क्या कहते थे, सॉलिड आर दोज मैटर, वो मैटर होते हैं विच पजेस डेफिनाइट वॉल्यूम शेप, जिनकी क्या होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, एंड डेफिनाइट क्या होती है, शेप होती है। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, मतलब उन पार्टिकल्स जो हैं वो दूर नहीं भाग सकते, वो वहीं पर पड़े क्या होते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अब हमें एक और डेफिनेशन पता है, solid is that type of matter in which internal force acting between the constituent particle is strong while the thermal energy is low। कि अगर इंटरनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, थर्मल एनर्जी अगर क्या है उसकी हाई है ना, तो उसे क्या कहते हैं आप, सॉलिड कहते हैं। क्लियर बच्चों बातें, ठीक है ना। तो आइए हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा थोड़ा एक बार तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, एंड गैस क्या होता है। सबसे पहली चीज है हमारे पास सॉलिड। ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन का वो टाइप है जिसका डेफिनाइट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। डेफिनाइट वॉल्यूम है, ठीक है ना। डेफिनाइट ही क्या होता है, इसका शेप होता है। खुद का क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूट, अब ये एड्स कर लेना बात अलग, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स क्या होती हैं, स्ट्रोंग, जिनकी इंटरनल फोर्स क्या होती है, स्ट्रोंग। एंड थर्मल एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो, वेरी लो लिख लेना। किनकी इंटरनल एनर्जी तो स्ट्रोंग है, फोर्स तो स्ट्रोंग है, और थर्मल एनर्जी क्या होती है, वीक होती है। उन्हें क्या कहते हैं आप, सॉलिड कहते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट बारी आती है किसकी, लिक्विड की। ये देखना कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन, मतलब वहीं पर पड़े पड़े क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करते, ठीक है ना। कांट मूव, ये चल नहीं सकते, मतलब एक जगह पर पड़ा हुआ पार्टिकल दूसरी, ऐसा होता तो लोहा पानी बन जाता ना, तैरता रहता है इधर से उधर, इसलिए वो सॉलिड नहीं, सॉलिड है। लिक्विड की अगर बात करें तो क्या है, लिक्विड वो होता है जिसकी डेफिनाइट क्या होती है, वॉल्यूम तो होती है, लेकिन क्या नहीं होती, अनडेफिनाइट क्या होती है, शेप।
अनडेफिनाइट क्या होती है बेटा? शेप, मतलब जैसे बर्तन में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा उसका शेप। तो उसके बाद बारी है किसकी? खुद का क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स क्या होती है? एवरेज। क्या होती है? एवरेज। इसमें मैं ये लिख देता हूँ वेरी स्ट्रोंग, काफ़ी स्ट्रोंग, और इसमें सिंपल क्या होती है? स्ट्रोंग होती है। ये भी देखना, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर सॉलिड के पार्टिकल इतने पास है ना तो लिक्विड के इतने की मिलेंगे आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वो थोड़ा बहुत ही क्या होता है? चेंज होता है। और इसका पता कैसे चलता है? मैं सॉलिड को मान लो यहाँ रख दिया, दबाना चाहता हूँ अंगूठे से, नहीं दबता, ठीक है ना। या फिर ये करो, पानी से भर लो इस पूरे मग को, और पूरा वो सिरिंज वाला सिस्टम देखा है ना आपने, जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो आगे से बंद कर दो, कंप्रेस करके देखो, आप नहीं कर सकोगे ज़्यादा कंप्रेस। कारण क्योंकि वो भी कंप्रेस नहीं होता और ये भी क्या होता है? कंप्रेस नहीं होता। मतलब पार्टिकल के बीच में कोई ज़्यादा जगह नहीं है कि वो दब जाएं एक दूसरे से, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या देख रहे थे हम कि इनकी IF क्या होती है? काफ़ी स्ट्रोंग है, ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, मतलब सिंपल स्ट्रोंग है। एंड थर्मल एनर्जी क्या होती है? इनकी एवरेज होती है। आफ्टर दैट किसके बारे में बात करें? गैस के बारे में। डेफिनाइट ना वॉल्यूम होता ना इसका डेफिनाइट शेप होता, सिर्फ क्या होता है? खुद का गैस का एक मास होता है। फोर्स क्या लगती है? वेरी वीक फोर्स लगती है, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट थर्मल एनर्जी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी पार्टिकल्स इतने दूर दबाऊंगा तो क्या आ जाएंगे? पास, मतलब कंप्रेस हो सकते हैं। क्लियर बच्चों बात ये? तो ये था किसके बारे में? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो किसकी थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे किसके बारे में? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आई होप आप इसको कर पाओगे, अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। वीडियो को अच्छे से समझना, सुनना इसको अच्छे से, ये ना हो कि हम 1-2 मिनट के अंदर इसको छोड़ दें। पूरा जो है वो आपको ये काम करना है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, थैंक यू। कल हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू।